नमस्कार। राजनीति विज्ञान की ऑप्शनल क्लासेस के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पाश्चात्य विचारक प्लेटो के दर्शन का या उसके विचारों का संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम जिस थिंकर के बारे में अध्ययन करेंगे वह थिंकर प्लेटो का शिष्य और प्लेटो के कुछ सिद्धांतों की आलोचना करते हुए इसने अपने सिद्धांतों को गढ़ा, यानी कि उसकी रचना की। मसलन आज हम अरस्तु के विचारों का, अरस्तु के दर्शनों का, अरस्तु के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से अरस्तु के वे सिद्धांत जो राजनीति विज्ञान से रिलेटेड हैं, जिसमें चाहे उसका सिद्धांत के रूप में लोग राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। तो जानेंगे कि आखिर अगर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है तो उसने राजनीति विज्ञान की समृद्धि के लिए, राजनीति विज्ञान को सुव्यवस्थित विषय बनाने के लिए एक बेहतरीन कार्य किया होगा। वही उसी बेहतरीन कार्य का फिर अध्ययन करेंगे। फिर उसने दास्ता पर अपने सिद्धांत दिए, अपने विचार दिए, दास्ता पर उसके विचार को जानेंगे। फिर उसने सिद्धांत दिया कि क्रांति किस प्रकार से होती है, क्रांति का दर्शन उसका क्या है। फिर उसने न्याय के सिद्धांत की बात की, यानी कि न्याय के सिद्धांत की रचना की। इसी सिद्धांतों के अगले क्रम में उसने समता पर अपने सिद्धांत दिए, राज्य की उत्पत्ति पर अपने विचार दिए, और उसने कई अन्य सिद्धांत जैसे संविधान का वर्गीकरण क्या होता है, उसने संविधान को वर्गीकृत किया कि कौन संविधान कैसा है या इसका सिद्धांत क्या है। उसके बाद उसने स्वर्णिम माध्यम पर एक सिद्धांत दिया कि स्वर्णिम माध्यम का सिद्धांत क्या है। उसके बाद उसने कानून पर, नागरिकता पर विचार दिए, और इसी के साथ जब उसने आलोचना की किसकी, प्लेटो की, तो प्लेटो की आलोचना की। प्लेटो की आलोचना से उसने एक नई व्यवस्था, एक नए सिद्धांत का जन्म दिया, उसको भी अध्ययन करेंगे। फिर हम तुलना करेंगे कि आखिर प्लेटो और अरस्तु में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। और जब हम अपने भारतीय परिदृश्य में राजनीति विज्ञान के पितामह पंडित कौटिल्य को देखते हैं, तो पंडित कौटिल्य के कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनकी साम्यता या जो विपरीत हैं किससे, अरस्तु से। क्योंकि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है और भारतीय संदर्भ में कौटिल्य को राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है। तो आखिर जो दो अलग अलग फादर हैं, इन फादर में क्या तुलनाएं हो सकती हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम जिस सिद्धांत को सबसे पहले पढ़ेंगे वह है अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत, यानी कि सिलेवरी का जो कंसेप्ट है, जिसको अरस्तु ने गढ़ा है, निर्माण किया है, हम उसका अध्ययन करेंगे। और इसी दास्ता पर किसी दास की एक मनोदशा है, उस मनोदशा को देखते हुए किसी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कोट की है कि सुबह से शाम तक आतिशबाजियां बहुत हुई, सुबह से शाम तक आतिशबाजियां बहुत हुई, मेरी कामयाबी का जश्न हो ऐसा पहर नहीं आया। कुछ देर मुझे पनाह दे ऐसी बस्तियां बहुत आई, कुछ देर मुझे दे पनाह ऐसी बस्तियां बहुत आई, मेरे ख्वाबों को आयाम दे वह शहर नहीं आया, मेरे ख्वाबों को आयाम दे वह शहर नहीं आया। यानी कि ये सिर्फ लाइनें थोड़ा से कनेक्ट हो रही हैं दास्ता से कि कोई व्यक्ति है जो लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन उस कार्य के बदले उसे वो नहीं मिल पा रहा है जो उस कार्य के बदले उसके परिणाम होते हैं, उस परिणामों का फायदा कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि दास्ता के विचार में जो अरस्तु के द्वारा दिया गया उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। दास्ता के विचार पर हम दास्ता का एक अर्थ जानेंगे। उसके बाद दास्ता के, यानी कि जो अरस्तु ने कहा कि दास्ता है, आखिर दास्ता को कंटिन्यू क्यों रखना चाहता है, यानी कि एक अच्छी लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं कि दास्ता के पक्ष में उसने समर्थन किया। जाहिर सी बात है, जब वो दास्ता के पक्ष में वह समर्थन करेगा तो वर्तमान में और तत्कालीन समय में ऐसे विचारक आएंगे जो दास्ता जैसी कुप्रथा के विरुद्ध में अपने तर्क देंगे। तो उन्हीं तर्कों के आधार पर हम अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत या दास्ता के विचार की आलोचना करेंगे। फिर हम यह भी जानेंगे कि अरस्तु
ने दासता का जो विचार दिया, तो उस दासता से मुक्ति के लिए और या दासता के या दासों के पक्ष में भी उसने कुछ सकारात्मक बातें बोली, उसका भी अध्ययन करेंगे। फिर अंत में एक निष्कर्ष या एक मूल्यांकन करेंगे कि आखिर राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु, जिसे हम एक ऐसे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किए हैं, और वही प्रतिष्ठित व्यक्ति राजनीतिक विज्ञान का पिता लोगों को दास बनाने की बात करता है कि दासता होनी चाहिए, तो आखिर क्या इसका मूल्यांकन हो सकता है? क्या यह सत्य अवधारणा है या फिर एक पश्चिमी अवधारणा है या पश्चिमी भार है जिसको लोगों पर मढ़ दिया गया, गढ़ दिया गया कि हाँ, अरस्तु ही राजनीति विज्ञान का पिता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक अर्थ जानते हैं। अरस्तु ने कहा कुछ लोग स्वतंत्र जन्म लेते हैं और कुछ लोग जन्म से ही गुलाम होते हैं। यानी कि अरस्तु कहना चाह रहा है कि ये जो दासता है यह प्राकृतिक है। प्राकृतिक कैसे भाई? कह रहा है कुछ लोग स्वतंत्र जन्म लेते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्र जन्म ले रहे हैं, यानी कि प्रकृति कुछ लोगों को स्वतंत्र रूप से जन्म दे रही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से गुलाम होते हैं, और वही मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति ही, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ही, मानसिक रूप से विक्षिप्त ही, यानी कि जिनका मानसिक विकास कम हुआ है, वही दास हैं। तो दास प्रथा के कॉन्सेप्ट को अरस्तु ने प्राकृतिक रूप से जोड़ा है, मानवीय रूप से नहीं। उसने कहा यह मानव का नियम नहीं है। मानव का नियम बस इतना है कि प्रकृति ने जिस नियम को बनाया है उस नियम का पालन करे। यानी कि दासता का जो कॉन्सेप्ट है इसको इसने यानी कि अरस्तु ने प्राकृतिक व्यवस्था से जोड़कर देखा है, और इसने कहा कि कुछ लोग स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं, और कुछ लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। जो स्वतंत्र मानसिकता वाले लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो स्वामी हैं, और जो कमजोर मानसिकता के यानी कि कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति हैं वो दास हैं। तो स्वामी और दास का जो कॉन्सेप्ट है इसको अरस्तु ने प्राकृतिक व्यवस्था से जोड़ा, और इसने क्या कहा, और इस ये जो व्यवस्था दी दासता का, आखिर इसके देने के पीछे का कारण क्या था? पहला कारण तो इसने कहा कि यह एक प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में है, ठीक है। दूसरी व्यवस्था इसने कहा कि अगर राज्य का निर्माण करना है, राज्य को सुचारू रूप से संचालित करना है, राज्य को सुचारू रूप से संचालित करना है, तो राज्य के संचालन के लिए दासता आवश्यक है। इसके पीछे उसने तर्क दिया कि राज्य के संचालन के लिए दो मूलभूत चीजों की या दो मूलभूत साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला साधन हो जाएगा सजीव, और दूसरा जो साधन है राज्य के संचालन के लिए वह है निर्जीव। क्या? निर्जीव। और सजीव साधनों में उसने कहा कि ये जो उत्पादक वर्ग से जुड़े हुए लोग होते हैं, खास करके उसने दासों को कहा कि ये राज्य के संचालन के लिए जरूरी होते हैं, और सजीव में ही इसने शासक वर्ग को भी रखा। तो ये जो सजीव दो माध्यम हैं, या इन्हें स्वामी बोल सकते हैं। तो स्वामी का कार्य क्या होगा? गवर्निंग करने का कार्य, और ये जो दास होंगे जो सजीव साधन के रूप में राज्य के संचालन हेतु साधन है, वह स्वामी की आज्ञा के अनुसार, स्वामी की आज्ञा के अकॉर्डिंग राज्य के संचालन के लिए साधन के रूप में होंगे। और आप जानते हैं निर्जीव साधनों में राज्य के संचालन के लिए क्या होता है, वो यहाँ का विषय नहीं है। तो सजीव साधनों के रूप में अरस्तु ने दासों को रखा, और इसने कहा कि जो राज्य दास नहीं रखेगा वह राज्य स्वयं दास हो जाएगा। क्या कहा? जो राज्य दास नहीं रखेगा वह राज्य स्वयं दास हो जाएगा। यानी कि कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात उसने कही कि दास प्रथा कंटिन्यू रहनी चाहिए, कि अगर आप दास जब नहीं रखते हैं, आप उत्पादक वर्ग जो सजीव साधन के रूप में दास हैं, अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो आप अपने राज्य का विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दासों को आप उत्पादक कार्य में लगाएंगे। ये लोग उत्पादन करेंगे, चाहे कृषि का उत्पादन हो, चाहे व्यापार का कार्य करना हो,
तो क्या हुआ कि इन दासों के माध्यम से आप उत्पादक का कार्य करेंगे। और उस समय की जो व्यवस्था थी, आज की तरीके से जब ये अरस्तु अपने सिद्धांत को दे रहा है तो इंडस्ट्रियल एरा नहीं है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है। उस समय क्या व्यवस्था थी? कृषि प्रधान व्यवस्था थी। तो राज्य की आय का स्रोत क्या था? राज्य की आय का स्रोत तो कृषि थी। तो उसने कहा कि इन दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाए और कृषि का उत्पादन किया जाए, जिससे राज्य की समृद्धि का कार्य किया जाए। तो ये बात बोली अरस्तु ने कि राज्य अगर दास नहीं रखेगा तो राज्य स्वयं दास हो जाएगा। यानी कि जब राज्य के पास धन ही नहीं होगा, वो न सुरक्षा पर खर्चा कर पाएगा, ना प्रशासन पर खर्चा कर पाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो अराजकता की स्थिति आएगी, राज्य डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, राज्य पर किसी पड़ोसी देश का या किसी वैदेशिक देश का अधिकार हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसने दासों को दो भागों में डिवाइड किया। दासों को इसने दो भागों में डिवाइड किया। एक प्राकृतिक दास, जिसको हम बता चुके हैं, प्राकृतिक दास। इसमें क्या कहा कि प्रकृति दो तरीके के लोगों को जन्म देती है। एक प्रबुद्ध वर्ग, या जिसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, जिसे उसने स्वामी भी कहा। और एक कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक गुलाम या मानसिक कमजोरी, यानी कि इनको क्या बोला? दास। तो पहली कैटेगरी ये है। अरस्तु ने इसी कैटेगरी को स्वीकार किया है। और दूसरी कैटेगरी उसने क्या बताई? कानूनी दास। कानूनी दास का मतलब इसमें इसने रखा जैसे युद्धबंदी है। क्या? युद्धबंदी। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत ने 99,000 से ज्यादा सैनिकों को पकड़ लिया था। तो अरस्तु ने कहा कि अब आप इनको पकड़ लिए हैं तो चाहे जो आप इनसे काम कराएं, क्योंकि आपके गुलाम हो गए हैं, इन्होंने अपने हथियार को रख दिया है। लेकिन अरस्तु ने कहा कि जो आप युद्धबंदियों को पकड़ते हैं, उन युद्धबंदियों को आप दास की श्रेणी में ना रखें, ना ही आप उनको दासों से संबंधित कार्यों का कार्य करवाएं। ये लोग परिस्थितिवश दास की श्रेणी में आ गए हैं और इनके अंदर बौद्धिक क्षमता ज्यादा है। इसलिए उसने कहा कि कानूनी दासों को आपको नहीं रखना चाहिए। तो प्रश्न अगर बने कि दासों के किस प्रकार को स्वीकार किया है अरस्तु ने, तो उत्तर होगा हमारा प्राकृतिक दास। तो ये सब बातें हो गई। कभी कभी आप नेट जेआरएफ का भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए एक प्रश्न बन सकता है कि जो दासता का सिद्धांत है उसको किस पुस्तक में अरस्तु ने दिया है, तो उत्तर होगा द पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में आया है कि द पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, और दासता का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में किया है, उत्तर होगा द पॉलिटिक्स। अब ये हो गई दासता का अर्थ समझ के। अब हम समझते हैं कि आखिर दासता के अर्थ को बताने के बाद अरस्तु ने क्यों कहा कि दासता आवश्यक है या दास प्रथा आवश्यक है, स्लेवरी इज द इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। पहली बात उसने कही कि जो राज्य दास नहीं रखेगा वह राज्य स्वयं दास बन जाएगा। हमने इसका अर्थ आपको पहले ही बता दिया, यानी कि दासों के माध्यम से राज्य को उत्पादक का एक्टिविटीज होंगी, यानी कि उत्पादन के कार्य में लगाया जाएगा। और खास करके उस समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। उस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य को संपादन करने के लिए लेबर की वृहद स्तर पर आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय इतने मशीनीकरण नहीं था। आज जिस प्रकार से कृषि यंत्रों का बोलबाला है, हर प्रकार के कृषि यंत्र हैं, उस समय हर प्रकार के कृषि यंत्र नहीं थे। ऐसे में आवश्यक था कि सारे कृषि कार्य एग्रीकल्चर वर्क मैनुअल रूप से हो रहे थे, और मैनुअल रूप से अगर एग्रीकल्चर के वर्क हो रहे हैं तो इट्स नेसेसरी कि आपके पास सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में लेबर हो, और उन लेबरों की पूर्ति कहां से होगी? दासों के माध्यम से होगी। तो इसने कहा कि दासों को जो राज्य नहीं रखेगा वह राज्य स्वयं दास हो जाएगा। दास क्यों हो जाएगा? कि उसके पास जब फंड नहीं होंगी, प्रशासन के लिए फंड नहीं होगी। आप प्रशासन के लिए आज जैसे प्रशासन के लिए आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी हैं, तो ये क्या फ्री में थोड़ी काम करते हैं? इनके लिए हाईटेक सुविधाएं, हाईटेक सैलरी देनी पड़ती है, और सैलरी उस कहां से आ रही है? आज उत्पादक गतिविधियां हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सरकार के इनकम के सोर्स हैं, लेकिन उस समय इनकम का सोर्स क्या था राज्य के पास? कृषि का कार्य। तो कृषि के माध्यम से फंड की
फंड जनरेट किया जाता था, फंड का उत्पादन होता था, तो उसके माध्यम से लोगों को सैलरी दी जाती थी, अधिकारियों को सैलरी दी जाती थी, प्रशासन का कार्य किया जाता था, सेना को वेतन दिया जाता था, सैनिक सुदृढ़ीकरण किया जाता था। तो अगर ये सब कार्य हैं तो राज्य सुदृढ़ है, अगर ये सब नहीं है तो दास हो जाएगा स्वयं राज्य। कोई पड़ोसी देश या कोई वैदेशिक देश उस देश को गुलाम कर लेगा, ऑटोमेटिक वह राज्य दास हो जाएगा। तो पहली बात उसने कहा कि राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए दास प्रथा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसने कहा कि यह स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने कहा कि देखिए, जो दास है उसके पास अपने स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उसे कहाँ रहना चाहिए, उसे कहाँ नहीं रहना चाहिए, उसके लिए क्या वस्तु लाभदायक है, क्या वस्तु लाभदायक नहीं है, कहाँ पर रहना उसके लिए लाभदायक है, इसको पता ही नहीं है कि हम सुरंग में रहें या नदी में रहें या घर में रहें। अब मान लीजिए व्यक्ति सोचेगा कि हम नदी में लेट जाएं, नदी में पानी का प्रवाह बहुत तेज हुआ, आदमी बह जाएगा। तो ये क्या हुआ कि अब जो स्वामी होगा, स्वामी को इस बात की जानकारी है कि कौन सी परिस्थिति इस दास के लिए उपयुक्त है, कौन सा भोजन इस दास के लिए उपयुक्त है। पता चला भोजन नहीं है, जहर खा ले रहा है, तो क्या होगा? ये तो मर जाएगा। तो दास के संदर्भ में दास प्रथा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दास को पता ही नहीं, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास ही नहीं है, वो छत पर से कूद जा रहा है, उसको पता ही नहीं कूदने से क्या होगा। तो जो स्वामी होगा कूदने से बचा लेगा कि मत कूदिए। तो ये हो गया दासों के पक्ष में, दासों के लिए भी हितकारी है दास प्रथा। दूसरी बात इसने कहा है जो स्वामी है उसके लिए भी दास प्रथा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मान लीजिए स्वामी के पास 50 बीघे खेत है, 50 बीघा खेत है। अब 50 बीघा खेत पर कार्य करने के लिए स्वामी तो कार्य कर नहीं पाएगा। अब इस पर जोतना है, इसमें बीज डालना है, इसकी सिंचाई का कार्य करना है, तो इसी दास के माध्यम से इसके खेती का कार्य हो जाएगा। तो स्वामी का भी काम हो गया। मान लीजिए स्वामी की कोई कोचिंग है, अब कोचिंग में साफ सफाई का कार्य करना है, स्वामी क्या क्या काम करेगा? पढ़ाएगा कि साफ सफाई का कार्य करेगा? तो अब इस दास के द्वारा ये कोचिंग की साफ सफाई कर दी जाएगी, स्टडी मटेरियल लोगों में बांट दिया जाएगा। तो क्या हुआ? एक तरफ दास को भी फायदा है, स्वामी को भी फायदा है। तो उसने कहा भैया ये जो दास प्रथा का कॉन्सेप्ट है ये दोनों लोगों के लिए म्यूचुअल रूप से लाभदायक है, दोनों लोगों इसमें विन विन की सिचुएशन में है। फिर इसने तीसरी बात बोली कि और क्या क्या लाभ है। तो इसने कहा कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। हमने पहले ही बताया कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे जरूरी है। इसने कहा कि जो दास हैं इनको उत्पादक कार्यों में लगाया जाएगा, ये लोग उत्पादन का कार्य करेंगे। हम राज्य के पास जो जमीन है या छोटे मोटे जो उद्योग हैं उन उद्योगों में इन दासों को लगाया जाएगा। उद्योगों में ये जब दास लोग काम करेंगे तो उससे प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, और उस उत्पादन कार्य से राज्य के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। तो इसने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी उपयुक्त है। फिर कहा कि यह नैतिकता के आधार पर भी उचित है, क्योंकि इसने कहा कि भाई ये नैतिकता के आधार पर उचित है, क्योंकि प्रकृति ही कुछ इस तरीके के लोगों को जन्म देती है कि वो अपने लिए क्या उचित है क्या अनुचित है नहीं कर पाते। जैसे आज देखते हैं कि कानून क्यों बनाया जाता है, कानून बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है। आज इतने प्रकार के कानून हैं, अधिनियम हैं, संविधान है, ये क्यों बनाया गया भाई? इसीलिए बनाया गया है कुछ लोग विक्षिप्त हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए अगर राज्य में कानून बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझदार लोग हैं। भारत की सेना या भारत के टुकड़े होने की बात अगर कोई करे, इसका मतलब क्या समझते हैं? वो दास नहीं, वो मानसिक रूप से बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। नहीं है, वही कह रहा है अरस्तु कि यह नैतिक रूप से भी आवश्यक है कि इस पर नियंत्रण रहे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, और पता भी है तो वही कर रहे हैं जो राष्ट्र के विरुद्ध है।
इसलिए उसने कहा नैतिक रूप से आवश्यक है कि दास प्रथा होनी चाहिए। फिर अगली बात उसने कहा कि दास प्रथा क्यों आवश्यक है। इसने कहा कि आप प्राकृतिक